सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग। तो एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में। तो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर आपको बताया कि हमारे 6 पॉइंट्स होंगे जिन मेथड्स के द्वारा, जिन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग जो हमारी ओवरहेड रहेगी, यानी कि उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिनके अंदर हमने बात की थी परसेंटेज ऑन प्राइम कोस्ट, परसेंटेज ऑन हमारे डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट, उसके बाद मैन आवर रेट, मशीन आवर रेट और हमारा यूनिट रेट मेथड। तो इन 6 पॉइंट्स के बारे में, 6 मेथड्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग के बारे में कि कोस्टिंग के लिए किस तरह से प्रोसीजर रहता है। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जब भी हम प्रोसीजर की बात करेंगे कोस्टिंग की, तो अलग अलग से प्रोसीजर के लिए क्या होता है, अलग अलग से हमारे एक्सपेंडिचर कोस्ट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस का हम यूज करते हैं जब भी हम कोस्टिंग करते हैं। तो कोस्टिंग के अंदर जो हमारे अलग अलग से डिपार्टमेंट के अंदर जो हम एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्लासिफाइड करते हैं, वो किस तरह से होते हैं प्रोसीजर के अंदर। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे हमारे किसके कंसीडर होंगे, ये होंगे जब हम करेंगे कोस्टिंग ऑफ प्रोसीजर। क्योंकि कोस्टिंग करनी है प्रोसीजर की तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव है, फैक्ट्री एक्सपेंसिव है, तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम बात कर सकेंगे आगे प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा डायरेक्ट लेबर कोस्ट। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट लेबर कोस्ट के बाद जो हमारा रहेगा वो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रहेंगे, एक्सपेंसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और पांचवा जो लास्ट रहेगा वो हमारे क्या होंगे, सेल एक्सपेंसेस। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में जो हमने यहाँ पे बात की है प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग के अंदर, तो इनके बारे में आपको पहले से बताया हुआ है, हमने 2-3 बार इसके बारे में बात कर ली है कि डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट कौन सा होता है, जिस मटेरियल कोस्ट के अंदर हम क्या बात करते हैं, जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल रहते हैं, यानी कि जिनके अंदर डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं मटेरियल का, जिसमें जैसे आपको बताया था अगर माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, शाफ्ट वगैरह बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए, जो लकड़ी है, वुड है, उसका हम यूज कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, तो वो क्या रहेंगे, वो हमारे रहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। डायरेक्ट लेबर कोस्ट की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट के अंदर किस तरह से हमने बात की थी कि डायरेक्ट लेबर कोस्ट कौन सी है, जिसमें हमारा जो वर्कर है, जो लेबर है, वो डायरेक्टली हम प्ले कर रही है प्रोडक्शन के रूप में, प्रोडक्ट को तैयार करने। जिस तरह से वेल्डर काम कर रहा है वेल्डिंग शॉप में, वेल्डिंग का फीटर फिटिंग शॉप में काम कर रहा है, जो हमारा कारपेंटर है वो कारपेंट्री शॉप में काम कर रहा है, यानी कि अलग अलग से अपने जो उनका काम है वो प्रोडक्ट को तैयार करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लेबर है, यानी कि डायरेक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या बात की थी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं जो हम फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो सैलरीज वगैरह देनी, वेजेस प्रोवाइड करवाना वर्कर्स को, जो स्टाफ है स्टाफ को सैलरी वगैरह देना, जो टेलीफोन के एक्सपेंसेस है, बिल है, उनको पे करना, वो सारा काम किसके अंदर आता है, वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेल एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या बात की थी कि सेल एक्सपेंसेस के अंदर हमने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना, सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस यूज करना, तो वो सारे हमारे कौन से होते हैं, सेल एक्सपेंसेस। तो हम ये हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग में आपने बस इतना ही पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग में कि कौन कौन से हमारे 5 पॉइंट हो जाएंगे प्रोसीजर के। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा डायरेक्ट हमारा क्या रहेगा, लेबर कोस्ट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, उसके बाद जो हमारे सेल एक्सपेंसेस है, सेल एक्सपेंसेस के अलावा और क्या रहेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसिव। ये हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में, वो क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, DEPRECIATION।
ठीक है, डिप्रीकेशन, DEPRECIATION, ठीक है, डिप्रीकेशन। तो देखिए डिप्रीशिएशन, जो हमारा डिप्रीशिएशन है, डिप्रीकेशन क्या है, ये एक तरह से होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, जो हम बोल सकते हैं जो हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है जिनका हम यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम नॉर्मली वर्कशॉप में या फिर अपनी कंपनी में, मान लीजिए हमने पिछले 10 साल से 15 साल से एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमसे पता है जब भी हम मशीन पे काम करेंगे, उसको रेगुलरली हम उस पर ऊपर वर्क करेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसके अंदर टियर एंड वियर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो भी टूट फूट है, ठीक है, घिसना वगैरह, वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर हम प्रॉपरली उनकी मेंटेनेंस करते भी रहे, तो अगर हम प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाते रहेगा, हमारी मशीनरी के अंदर, हमारी मशीनरी जो होंगी, हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आते रहेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रीकेशन, कि जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड गुजर रहा है, जैसे जैसे हमारी मशीनरी है टियर वियर हो रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज के अंदर इफेक्ट आ रहा है, यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कम हो रही है। इसके अलावा जो उसका लाइफ है, लाइफ कम हो रही है। जो उसकी वैल्यू है, यानी कि जो उसकी प्रोडक्टिव वैल्यू है, प्रोडक्टिव वैल्यू के अंदर कम आ रही है। जो उसकी प्राइस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू के अंदर कमी आ रही है, तो वो सारी क्या रहती है, डिप्रीकेशन, यानी कि गिरावट आना। एक तरह से आप बोल सकते हो कि गिरावट आना, क्योंकि कोई भी चीज हम मानते हैं, कोई भी चीज, आप सिंपली एक मोबाइल अगर मार्केट से खरीदते हो, मोबाइल जब हम खरीद रहे हैं तो 15,000 का मान लीजिए आप खरीद रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम पीरियड जाता रहेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट, टियर वियर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आनी शुरू हो जाएगी, कि एजेस से क्रैक स्क्रैच आ गए, टूट गए। और जब हम उसको बेचने की, तो साल बाद या 2 साल बाद जब हम उसी फोन की बात करेंगे, तो उस फोन के प्राइस में गिरावट होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू में गिरावट होगी, एफिशिएंसी में गिरावट होगी। जो उसकी बैटरी बैकअप पहले 100 का था, तो वो 97 का, 93 का, 94 का, इस तरह से आ रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गिरावट आना शुरू हो जाता है एक लंबे टाइम पीरियड तक, जब हम एक मशीनरी को, एक इक्विपमेंट को यूज करते रहते हैं। और आजकल तो इस तरह से है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ है, तो मॉडर्न लाइफ में नए नए प्रोडक्ट्स तैयार होते रहते हैं, कि मान लीजिए ये हमारी 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी एक मशीन है जो इतनी एफिशिएंसी दे रही है, लेकिन जब हम मार्केट में आज की बात करेंगे, तो इससे भी अच्छी अच्छी मशीनरी आ रही होगी, जो इससे भी अच्छी एफिशिएंसी दे रही होगी। तो डिप्रीकेशन का मतलब क्या रहेगा, सिंपल यहाँ पे, कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या फिर मशीनरी इक्विपमेंट को जब हम लंबे समय तक यूज करते हैं, तो उसके अंदर टियर वियर की वजह से उसकी लाइफ की वैल्यू कम होती है, उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो कम होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, बस उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिप्रीकेशन। वो हमारा क्या रहता है, डिप्रीकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन, it is defined as the reduction, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी आना, रिडक्शन इन द वैल्यू, रिडक्शन इन द वैल्यू एंड एफिशिएंसी, वैल्यू और जो उसकी क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, वैल्यू एंड एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, जो भी इट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वैल्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है, जो भी हमारी मशीन है उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड लाइफ, ठीक है, किस पे रिडक्शन आएगा, लाइफ के अंदर भी कमी आ जाएगी, लाइफ के अंदर भी कमी आ जाएगी। उसके अलावा क्या आ जाएगा, ठीक है, लाइफ ड्यू टू, किसकी वजह से, ठीक है, लाइफ ड्यू टू किसकी वजह से, जो भी टियर वियर हो रही है, ये सब किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से भी। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से क्या आ जाती है, हमारे जो प्रोडक्ट होती है या फिर हमारी मशीन होती है, इक्विपमेंट्स होती है, उनकी क्या होती है, वैल्यू के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर, और जो उनकी रहती है लाइफ, इसके अंदर क्या आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिप्रीकेशन। तो डिप्रीकेशन के बारे में पता लगा कि इट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वैल्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड लाइफ ऑफ, ठीक है, लाइफ, कि जो हमारी लाइफ है मशीन की, या फिर उसकी जो वैल्यू है,
ठीक है, प्राइस है या फिर एफिशिएंसी है, इनके अंदर क्या आ जाना, कमी आ जाना, ठीक है, इनके अंदर क्या आ जाना, रिडक्शन आ जाना। किसकी वजह से रिडक्शन आना, कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम पीरियड गुजर रहा है, वियर एंड टियर हो रही है, ठीक है, तो इन सब की वजह से जो हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उनकी लाइफ के अंदर कमी आना, उनकी जो एफिशिएंसी है उसके अंदर कमी आना, इसके अलावा जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर भी कमी आ जाना, वो सारी हमारी क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं डिप्रीकेशन। वो हमारी क्या रहती है, डिप्रीकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्सोलेंस, ठीक है, ऑब्सोलेंस, ठीक है, ठीक है, OBSOLENCE। तो ये चीज क्या होती है, जब हम ऑब्सोलेंस की बात करेंगे तो ये क्या है कि समटाइम इट अकर्स दैट आफ्टर द परचेज ऑफ मशीन बाय द फैक्ट्री, ठीक है, कि हमारा जो फैक्ट्री का ऑनर है, फैक्ट्री के ऑनर ने, आप मान लीजिए कि एक बार एक मशीन खरीद ली, ये उसने मशीन खरीद ली कि किसी काम को, अगर प्रोडक्ट को हमने तैयार करना है तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमारे जो मशीन का हमारी जो फैक्ट्री का ऑनर है, इंडस्ट्री का ऑनर है, उसके द्वारा ये मशीन खरीद ली गई कि हमारा प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम इस मशीन का यूज करेंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, इसी के 2-4 दिन बाद एक नई मशीन आ गई मार्केट में, एक नई मशीन आ गई मार्केट में, प्राइस सेम है, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो इस जो हमने बाद में मार्केट में मशीन आई है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो उसकी प्रोडक्शन रेट है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो काम करने की दर है, नई टेक्निक्स का यूज़ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। तो वो हमारा क्या रहता है, ऑब्सोलेंस। तो देखिए इसके अंदर वही चीज लिखी है कि सम टाइम आफ्टर द परचेज ऑफ मशीन बाय द फैक्ट्री ओनर फॉर दिस प्रोडक्शन शॉप, यानी कि जो फैक्ट्री का ओनर है उसके द्वारा प्रोडक्शन शॉप के लिए एक मशीन खरीदी गई, लेकिन ए बेटर मशीन कम्स इन ए मार्केट, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, एक अच्छी मशीन कंपनी के अंदर आ गई। तो वो चीज हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगी, जिसके लिए, क्योंकि अच्छी मशीन है वो इकोनॉमिकल अच्छी होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए रहता है ऑब्सोलेंस, ठीक है। और जिस तरह से इसमें लिखा हो आउट ऑफ फैशन, क्योंकि जो पुरानी मशीन है वो आउट ऑफ फैशन हो गई, तो ये हमारी चीज ले क्या रहेगी, ऑब्सोलेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। समझ में आ गया कि जब भी हमारा जो वर्कर है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि आफ्टर द परचेज ऑफ, ये क्या कहलाता है, आफ्टर द परचेज ऑफ ए मशीन बाय फैक्ट्री ओनर ए बेटर machine comes in market, कि उसके बाद क्या आ गई, एक अच्छी मशीन मार्केट के अंदर आ गई, which gives high efficiency, वो क्या दे रही है, हाई एफिशिएंसी दे रही है, एंड हाई प्रोडक्शन रेट, और जो प्रोडक्शन रेट है वो भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। ओल्ड मशीन वर्क properly but it is out of fashion, ठीक है, आउट ऑफ, कि जो हमारी ओल्ड मशीन है वो भी काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन जो हमारी नई मशीन है जो वो क्या है, आउट ऑफ फैशन है, वो क्या है, आउट ऑफ फैशन। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी जो पुरानी मशीन है, सॉरी, जो ओल्ड मशीन है वो काम तो अच्छा करती है, लेकिन वो फैशन आउट है, यानी कि जो आजकल फैशन चल रहा है उसके मुताबिक नहीं है। मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं लेथ मशीन का, लेकिन आजकल क्या चल रही है, सीएनसी मशीन चल रही है। तो वही चीज हमने लिखी कि ओल्ड मशीन हमारी लेथ मशीन है, लेकिन आजकल युग किसका है, वो टाइम जो किसका चल रहा है, वो चल रहा है हमारी सीएनसी मशीन का, ठीक है, आउट ऑफ फैशन ड्यू टू न्यू बेटर मशीन इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या आई है, नई मशीन आई है। इसी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑब्सोलेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह। तो इसके बारे में आपको पता लगा कि किस तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं इनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आया। इसके अंदर आपको क्या पता लगा कि एक ओनर के द्वारा कोई भी, हम सिंपल मान लेते हैं कि हमने एक मशीन खरीद ली, लेकिन उसी टाइम एक उससे भी अच्छी, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, प्रोडक्शन रेट अच्छा है, प्राइस भी उसका कम है, वो सेम रेट में वहाँ पे हमें सेम ही प्राइस में, सेम रेट में हमें एक नई मशीन मिल रही है। तो उसी दौरान क्योंकि जो हमारी पुरानी मशीन है वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, एफिशिएंसी अच्छी है लेकिन वो आउट ऑफ फैशन है, तो इस तरीके को, इसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑब्सोलेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट है काजेस ऑफ डिप्रिकेशन, ठीक है, काजेस ऑफ डिप्रिकेशन। जो हमारी डिप्रिसिएशन है, डिप्रिकेशन है, इसके कारण क्या है कि किस वजह से होती है। आपको बताया था कि क्या चीज है कि जो भी हमारा मशीन है या इक्विपमेंट्स है, उसका वियर टियर हो जाने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, जो उसका प्राइस है वो कम हो गया, लाइफ कम होगी। अब हमने बात करनी है उनके कारण क्या है कि किस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट, हमारी जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उनकी लाइफ कम हो रही है। तो बात करते हैं काजेस ऑफ, टॉपिक रहेगा काजेस ऑफ, ठीक है, डिप्रिकेशन, काजेस ऑफ डिप्रिकेशन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ कारण होते हैं जिन कारण की वजह से क्या रहती है, डिप्रिकेशन, सॉरी, काजेस ऑफ डिप्रिकेशन, ठीक है, काजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, काजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन्हीं कुछ कारणों के बारे में कि कौन कौन से वो कारण होते हैं जिन वजह से डिप्रिकेशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है वियर एंड टियर। आपको बताया था सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या होता है कि जैसे जैसे हम मान लीजिए हमारा पिछले 5 साल से 10 साल से हम एक मशीन को काम कर रहे हैं, या एक मशीन इक्विपमेंट पर जिस पे काम कर रहे हैं, एक मशीनरी पे काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो काम करेगी रेगुलरली, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट होना संभावित है। तो वो कारण किस चीज का बनेगा, वो कारण बनेगा डिप्रिसिएशन का, ठीक है। वो कारण किसका बनेगा, डिप्रिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल डिके, फिजिकल डिके यानी कि उसके अंदर खराबी आना, डिके। अब देखिए कोई भी मशीन है, जिस मशीन का हम यूज कर रहे हैं, किसी मशीन को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ रही है। जैसे हम फैक्ट्री शॉप में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर का, इलेक्ट्रिक शॉप का, केमिकल का, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो टाइम के गुजरने के साथ एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ असर होगा। जैसे हमने लकड़ी रखी हुई है, तो लकड़ी की जो हमारी मशीनरी है, तो लकड़ी की जहाँ फिर कोई हमारा मटीरियल इस तरह है जिसपे क्रोजन लगने की संभावना है, तो इस तरह से काफी मटीरियल होते हैं जिनके अंदर फिजिकल डिके आ जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से। थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा एक्सीडेंट। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या रहेगा, एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब कि जैसे जैसे जब हम मशीनरी पे काम कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास मशीन है, मशीन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रॉपरली जॉब को फिक्स नहीं किया, टाइट नहीं किया, या फिर जो हमारे वाइब्रेशंस वगैरह हो रही है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, मशीनरी के अंदर एक्सीडेंट हो जाते हैं, मशीन के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से डिप्रिकेशन आ जाती है, इसके डिप्रिसिएशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, तो फोर्थ और क्या कारण हो सकता है, और कारण क्या है, ठीक है, लेस मेंटेनेंस या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस, कि जो मेंटेनेंस का टाइम है, जिस टाइम पे हमने मेंटेनेंस करनी है मशीन की, हम उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, डिप्रिकेशन, ठीक है, डिप्रिकेशंस आ रहे हैं हमारे किसके अंदर, मशीनरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा बन जाएगा पॉइंट इनडिक्वेंसी, ठीक है, ठीक है, INADEQUAC इनडिक्वेंसी। और लास्ट हमारा रहेगा जो अभी हमने बात की है ऑब्सोलेंस के बारे में, ठीक है, OBSOLESCENCE, ऑब्वियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, 6 पॉइंट, जिनके द्वारा हम क्या बात कर सकते हैं, काजेस ऑफ डिप्रिकेशन की, कि कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से क्या होती है, डिप्रिकेशन आ जाती है, ठीक है, डिप्रिसिएशन आती है हमारे किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, जो मशीनरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वियर एंड टियर के बारे में। तो वियर एंड टियर के बारे में क्या होता है कि जब व्हेन ए मशीन वर्क्स,
जब भी हमारी मशीन काम करना शुरू करती है, वर्क करना शुरू होती है, तो वियर एंड टियर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स टेक प्लेस। तो उसके अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में ही। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वियर एंड टियर। तो क्या लिखेंगे, when machine works, when machine works, wear and tear take place। कि जैसे ही हम अपनी मशीन पे काम करना शुरू करते हैं तो मशीन क्या करनी, मशीन के जो वियर एंड टियर टेक प्लेस, ठीक है। when machine works, it's wear and tear of parts, wear and tear of parts, wear and tear of parts या फिर कंपोनेंट टेक प्लेस। यानी कि जो हमारी मशीन के पार्ट्स होते हैं, टेक प्लेस, कि जो भी हमारी मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, टियर फियर, टियर और जो वियर होती है, टियर वियर यानी कि टूट फूट होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये होता किसकी वजह से है, मेंटेनेंस की कमी से। अगर हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे, हमारे जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, हम उनको प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रख पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी मशीन को काम करते रहते हैं रेगुलरली, तो उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, टियर एंड वियर आना शुरू हो जाता है। हम प्रॉपरली मेंटेन तो कर सकते हैं, मेंटेनेंस हम मान लीजिए महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 बाद हम मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली जो भी इसके अंदर टियर वियर की प्रॉब्लम आ रही है उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, इनको प्रॉपरली हम उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि मेंटेनेंस हम जितनी भी रखें, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरेगा, जैसे जैसे हमारी मशीन पे हम काम करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, तो हमारे पार्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ टियर वियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये कारण किसका है, ये कारण आ जाएगा डिप्रिकेशन का एक मेन कारण। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा फिजिकल डिके। फिजिकल डिके, तो देखिए फिजिकल डिके क्या होता है, यानी कि जैसे ही हमारी, जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि देयर आर वेरियस आइटम इन फैक्ट्रीज, कि हमारी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी तरह की आइटम्स होती है, जैसे फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है, केमिकल्स होते हैं, पोल्स होते हैं, वायर्स होते हैं। तो उनके ऊपर क्या होता है, कुछ ना जिस तरह से टाइम गुजरता रहता है तो उसके अंदर क्या आना शुरू होते हैं, डिके आना शुरू होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर फर्नीचर भी होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी होंगे, बल्ब्स वगैरह, उसके अलावा जो हमारे केमिकल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, तो काफ़ी तरह के इस प्रकार के कंपोनेंट्स होंगे जिनके ऊपर एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहेगा। तो वो भी किसका कारण है, वो कारण हो जाएगा डिप्रिकेशन का, जिसकी वजह से हमारे मशीनरी के अंदर क्या आ रही है, गिरावट आ रही है जो भी हमारे। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फर्नीचर्स, ठीक है, इन फैक्ट्री, कि जो भी हमारी फैक्ट्री होती है वहां पे वेरियस आइटम इन फैक्ट्री सच एज फर्नीचर, कि वहां पे क्या क्या चीज होती है, सच एज फर्नीचर होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है, वेसल्स, पोल्स, केमिकल्स एटसेट्रा, कि ये सारे हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी चीजें कहाँ पे पड़ी होती हैं, किसके अंदर पार्ट्स होती है, ये होती है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट सेक्टर, विच गेट्स डिके, ठीक है, जो कि खराब होना शुरू हो जाते हैं, कैसे, विद द पासेस ऑफ टाइम, जिस तरह से टाइम क्या हो रहा है, पास हो रहा है, विद द पासेस ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम हमारा आगे जा रहा है, तो टाइम उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, हमारे जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्नीचर है, केमिकल्स हैं, केबल्स हैं, इनके अंदर क्या आनी शुरू हो जाए है, गिरावट, यानी कि खराबी आना शुरू हो जाए, पासेस ऑफ टाइम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का भी उसके ऊपर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए
ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने काफ़ी समय से अपनी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर रखा हुआ है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराबी आनी शुरू होगी। उसी को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल डीके, यानी कि जो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं जैसे केमिकल्स हैं, पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आनी शुरू हो रही है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर से। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, क्योंकि 1-2 साल ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे 4 साल 5 साल और आगे आगे साल बढ़ते रहेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होना शुरू होगा, कुछ ना कुछ प्रकार की क्या हो जाएगी, खराबी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के अंदर देखिए क्या लिखेंगे कि सम टाइम एक्सीडेंट ऑफ मशीन अकर्स ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, रॉन्ग पोजीशन ऑफ कंपोनेंट, की जो हमने कंपोनेंट होल्ड किए हैं या फिर जो हमने टूल होल्ड किए हैं उनकी अगर पोजीशन क्या है, गलत है, रॉन्ग पोजीशन है, या फिर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो ऑपरेशन हम गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारे मशीनरी के अंदर क्या आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मशीन के अंदर क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स, घटनाएं हो जाती हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सीडेंट। और वो कारण किसका बनते हैं, डिप्रिकेशन का, जिसकी वजह से हमारी मशीनरी की लाइफ के अंदर क्या आती है, कमी आती है। तो हम क्या लिखेंगे, सम एक्सीडेंट ऑफ मशीन, सम accidents of machine occurs due to wrong operations and loose components की रॉन्ग ऑपरेशन की वजह से, या फिर जो हमारे लूज कंपोनेंट्स होंगे उनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मशीनरी होती है उनके अंदर कई बार क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हैवी डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन हैवी डैमेज, और जिसकी वजह से क्या होता है, भारी नुकसान होता है, और उसकी वजह से डिप्रिकेशन, यानी कि हमारी मशीनरी है, प्रोडक्ट्स की जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उसकी लाइफ के अंदर क्या आ जाती है, कमी आती है। तो एक्सीडेंट भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रिकेशन के लिए काजेस के रूप में। तो ये हमारे क्या रहेंगे, 3 पॉइंट हमने बात की। नेक्स्ट हमारे रहेंगे जैसे मेंटेनेंस है, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, ठीक है, इंडोकेंसी के बारे में, या फिर जो हमारे ऑब्लिसेंस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी देख लीजिए हमने क्या बात की, काजेज ऑफ डिप्रिकेशन में अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात की है। सबसे पहले वियर एंड टियर के बारे में, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हमारी कोई भी मशीनरी है, अगर हम उसे लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वियर एंड टियर जरूर होगी। उसी प्रकार फिजिकल डीके भी होगा। अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स, हमारे काफ़ी कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, तो एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट जब उन पे ऊपर पड़ेगा तो उनकी क्या आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी, यानी कि उनकी एफिशिएंसी के अंदर रिडक्शन आ जाएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, जैसे कि फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह हैं, वेसल्स हैं, केमिकल्स हैं, पोल्स हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हमने बात की एक्सीडेंट की, क्योंकि कई बार क्या होता है, सम टाइम एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है, कि किसकी वजह से, मशीन के अंदर हमने जो रॉन्ग ऑपरेशंस है, कि हम मशीन हमारी किसी अलग ऑपरेशन के लिए लेकर हम उसके ऊपर रॉन्ग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हैं हमने कंपोनेंट्स को पूरी टाइट नहीं किया, लूज हैं, जो हमने टूल का यूज़ किया वो टूल क्या है, लूज है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट अकर हो जाते हैं हमारी मशीन के, और इसकी वजह से हैवी डैमेज होता है हमारी मशीनरी के अंदर। तो ये भी कारण किसका रहेगा, ये कारण रहेगा डिप्रिकेशन का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी।